दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इनके रिपीट होने की संभावना भी काफ़ी रहती है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस के। पहला प्रश्न है, निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। ऑप्शन ए वृषण, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी और सीसन। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अंडवाहिनी नर जननांग का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, ईस्ट में और प्लाज्मोडियम में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 ईस्ट में। सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है मेंढक, मानव, मुर्गी, शुतुरमुर्ग। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरुष हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और उपयुक्त सभी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन और इंसुलिन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, रजोनिवृत्ति से आशय हैं यौनारंभ, ऋतुस्राव का प्रारंभ, ऋतुस्राव का अंत, 4 1 तथा 3 दोनों। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 रजोनिवृत्ति का और आशय है ऋतुस्राव का अंत। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु होगा मादा, नर, न मादा, एक तथा दोनों। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है मादा। X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु का जन्म होगा मादा का। Y गुणसूत्र है तो नर का। शुक्राणु का निर्माण होता है अंडाशय में, वृषण में, वृक्क में, शुक्रवाहिनी में। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वृषण में। निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग है प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोस्टेट ग्रंथि। मानव में निषेचन क्रिया होती है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में और फैलोपियन नलिका में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 फैलोपियन नलिका में। निषेचन के पश्चात अंड अथवा युग्मज स्थापित होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में और योनि में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय में। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? 100 दिन, 200 दिन, 150 दिन और 270 दिन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 270 दिन। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 270 दिन का समय लगता है।
यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दिन। रजोधर्म की लगभग अवधि 1 दिन, 2 से 8 दिन, 10 दिन और 15 दिन। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 से 8 दिन। निम्न में से लैंगिक संचरण रोग होता है? गनोरिया, सिफिलिस, एड्स। उपरोक्त सभी, तो सभी रोग लैंगिक संचरण रोग हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव को किसमें डालते हैं? शुक्रवाहिका, मूत्रवाहिका, अंडाशय में। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शुक्रवाहिका में। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा रचना का निर्माण करती हैं जिसे कहते हैं अंडाशय, योनि, गर्भाशय और मूत्रवाहिनी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गर्भाशय। महिलाओं में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय में। माँ और भ्रूण के बीच साझर्य कौन करता है जिसमें कार्य आदान प्रदान होता है? प्लेसेंटा, शुक्रवाहिका और अंडवाहिनी, अंडाशय। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्लेसेंटा, जिसमें माँ और भ्रूण के बीच साझर्य का काम होता है। अगला प्रश्न है अंडे और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है? परागण, निषेचन, प्रकीर्णन, कायिक संचरण। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 निषेचन। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, 44, 23 और 22। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 23। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX, 1X तथा Y नहीं, XY, 1Y तथा X नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 XX। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, मुकुलन व विखंडन दोनों। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मुकुलन। द्विविखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा समान जीवों की उत्पत्ति होती है। इसमें जंतु विखंडन 2 समान आकार में विभाजित हो जाते हैं। उदाहरण पैरामीशियम, युगलिना और अमीबा द्विविखंडन के उदाहरण हैं। बहुविखंडन। इस प्रकार के विभाजन में पहले प्राणी के केंद्रक का विभाजन होता है। इस कारण कई पुत्री केंद्रक बन जाती हैं। बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने से नई संतति प्राप्त होती है। इस प्रकार जनक प्राणी से नई संतति प्राणी का निर्माण होता है। उदाहरण प्लाज्मोडियम। पुनरुद्भवन। कुछ जीवों में अपने कायिक भाग के विभाजन द्वारा नए जीव के निर्माण की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। जीव कुछ टुकड़ों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड वृद्धि कर एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। जीव का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया पुनरुत्पादन कहलाती है। प्लेनेरिया, हाइड्रा और तारा मछली। मुकुलन।
कुछ प्राणी में पुनर्जन्म क्षमता वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन प्राणी के शरीर से एक कलिका का निर्माण होता है। यह कलिका आकार में बड़ी होकर जनक प्राणी से अलग हो जाता है एवं नए प्राणी का निर्माण करती है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण हाइड्रा। मुकुलन का उदाहरण है हाइड्रा। पुनरुद्भवन का उदाहरण है प्लेनेरिया, हाइड्रा और तारा मछली। और बहुविखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है घर्षण बल। बल गुणनफल है द्रव्यमान वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का और भार और त्वरण का। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान और त्वरण। है बराबर होता है एम होता है द्रव्यमान और ए होता है त्वरण। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र बल और घर्षण बल। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अपकेंद्र बल। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है। तनन प्रतिबल, संपीड़क प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। तो स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल कर्तन प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल कहलाता है। तनाव बल, घर्षण बल, प्रायोगिक बल और आवेगी बल। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, आवेगी बल। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने तथा अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। धारा बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अपकेंद्रीय बल। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? विस्थापन, भार, द्रव्यमान और वेग। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल कहलाता है ऑप्शन नंबर 2, भार। अगला प्रश्न है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींची जाती है। घोड़े द्वारा लगाए गए बल होगा 2000 न्यूटन, 2000 किलोवाट और 2000 डाइन। तो बल बराबर होता है MA द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमारे पास द्रव्यमान है 500 और त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को गुणा करने पर 2000 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 500 इंटू 4 हो गया 2000 और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन। इसकी व्याख्या है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण है बराबर MA 500 इंटू 4 2000 न्यूटन। पाँच किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड
किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है 250 न्यूटन, 500 न्यूटन, 0 न्यूटन और 50 न्यूटन। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 50 न्यूटन। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का ये ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। अगला प्रश्न है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, घर्षण बल। घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच परस्पर संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। ये सब बगैर संपर्क में आए वस्तु पर कार्य करते हैं। घर्षण बल संपर्क बल है और वैद्युत बल, चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल ये सब असंपर्क बल है। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल एवं बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। अगर मेज पर रखी पुस्तक पर लगने वाले सभी बलों का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि पुस्तक का भार W=mg, मेज के तल पर नीचे की ओर तथा मेज द्वारा पुस्तक पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल पुस्तक के भार के बराबर ऊपर की ओर और एक ही रेखा पर कार्य करते हैं, जो एक दूसरे से संतुलित हैं, जिससे कि पुस्तक विश्राम अवस्था में है। बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा बल को मापा जा सकता है। थर्मामीटर द्वारा तापमान को मापा जाता है, जबकि कैलोरीमीटर द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का मापन किया जाता है। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसे अधिक बल लगाना चाहिए। अभिलंब बल, पेशीय बल, स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो इस प्रश्न में आर्यभट्ट, विहार, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त
हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड और 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करेगी, वह फट जाएगी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है वह पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई में गिराने पर पृथ्वी पर दोनों साथ गिरेगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और कुछ अंतराल में गिरेगी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी क्योंकि हवा की स्थिति में ये घटना घट रही है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपरिवर्तित। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई में एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों साथ पहुंचेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है भूमि पर दोनों साथ पहुंचेगी। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई, वह बड़े तल से तल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो हमारा अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर चौगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता।
अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, और अब जितना है उसका आधा भाग। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अब जितना है उसका चौथा भाग। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कोटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन कारण दोनों सही, कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। कथन कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इस प्रश्न में हमारा कथन तो सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम, और पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, और मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो मानव शरीर का भार सबसे अधिक ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर 1। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इनमें से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। हमारे इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसके नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। एक ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी एक कमी, कोई अन्य बल। तो अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ये अब केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से सेप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ऑप्शन नंबर 3। जीरो 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला बल कितना होगा? तो इस प्रश्न में हम सूत्र लगाएंगे mgh। m है हमारा 0.1 इंटू g है 9.8 और h है 2 मीटर। तो इन तीनों को गुणा करने पर हमारा उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 1.96 जूल, ऑप्शन नंबर 1।
जी का मान नियत रहता है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम, और पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर बढ़ता है। हमारे प्रश्न में सही उत्तर होगा जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार बल दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि d को 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो बल गुना कम हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 1/25। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई पर उछल सकता है? तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 6 × 1.5। इसको गुणा करने पर हमारा उत्तर मिलेगा 9 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।